नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। साथ ही इस दौरान वहां पहुंच क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। रवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, आज के समारोह में उपस्थित नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित लाभार्थीगण और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को इस योजना के साथ जुड़ने के लिए और अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि माननीय मंत्री जी लखनऊ में स्वयं पधार करके प्रत्यक्ष रूप से अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदान करते, लेकिन अपनी आवश्यक व्यस्तता के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन वर्चुअल रूप से उन्होंने अपना सानिध्य हम सबको यहां पे प्रदान किया है। माननीय मनोहर लाल जी भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही तरह उनके लिए पूरा देश ही अपना परिवार है। पूरा समय समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह अद्भुत मिसाल माननीय केंद्रीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा अनुभव भी उनके पास है और उस अनुभव का लाभ आज केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जिन्हें आज प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किस्त आवंटित हो रही है, जिसमें अवमुक्त धनराशि है 2094 करोड़ 21 लाख की, और इनमें 2,09,421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जिन जनपदों की सर्वाधिक संख्या है, उनमें गाजियाबाद के 8,937, बदायूं के 4,521, बिजनौर के 5,581, बरेली के 8,693, अलीगढ़ के 5,382, आगरा के 3,828, फर्रुखाबाद के 3,236, बुलंदशहर के 3,567, देवरिया के 4,142, अयोध्या के 4,697, गोरखपुर के 7,142, कुशीनगर के 6,231, लखीमपुर खीरी के 5,100, लखनऊ के 8,568, महाराजगंज के 4,053, मथुरा के 4,366,
मऊ के 3,494, मिर्जापुर के 2,027, मुरादाबाद के 3,827, प्रतापगढ़ के 7,214, प्रयागराज के 5,023, उन्नाव के 3,140, वाराणसी के 3,294, यानी कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज यह धनराशि यहां पर प्रथम किस्त के रूप में उन्मुक्त हुई है। यानी प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपया, आप जैसे 75% काम करेंगे फिर 1 लाख रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे आप 75% कार्य कंप्लीट करा लेंगे, पिछला वाला पूरा और इस किस्त का 75%, फिर आपको अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी 50,000 रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अगर देखा जाए तो पिछले 8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ। और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिले, ये पहली बार हुआ, और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2025 के बीच 17,66,000 शहरी निवासियों को एक आवास उपलब्ध कराया था, और आज 2,09,421 लाभार्थियों को यह आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी अब यह संख्या बढ़कर के, आप स्वयं देख सकते हैं कि अब यह संख्या बढ़कर के 19,75,000 पहुंच जा रही है। 19,75,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी योजना के अंदर एक आवास उपलब्ध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये 3 आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है, और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और नकली तस्वीरें फैलाने की घटनाओं के पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी और साथ ही कानून के मुताबिक सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परंपरागत कारीगरों के लिए इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके ट्रेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। तो वहीं खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बातें कही। साथ ही आपको बताते चले कि नेतृत्व में मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके पिता राम मंदिर
को लेकर आपको साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत की तारीफ की। साथ ही आपको बताते चले, अखिलेश पर आरोप भी लगाए साक्षी महाराज ने, की तारीफ की। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके पिता राम मंदिर बनाने में रोक लगाना चाहते थे। साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदू संतों पर हमला और गंगा का प्रदूषण गलत बताया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही की भी इस दौरान उन्होंने बातें कही। खुद कंफ्यूज हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के वोट कटने की बात करते हैं। तो इस प्रकार का एजेंडा लोगों को भ्रमित करने का एजेंडा, इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा है नहीं। ये किसी भी सार्थक विषय को समाज के बीच में रखना नहीं जानते। इनका एजेंडा केवल निगेटिव है। समाज को दुष्प्रचार करके किस प्रकार से भ्रमित किया जाए, ये इनका एजेंडा है। लेकिन इनके नकारात्मक विषयों को प्रदेश की जनता जानती है और इस प्रकार की बात करने वालों का, विषय रखने वालों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो वहीं भुवनेश्वर में बीजेपी पर अखिलेश यादव जमकर बरसे। सनातन के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन धर्म बांधता नहीं, जोड़ता है। साथ ही देश विरासत इतिहास को बर्बाद करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। धर्म एक ऐसा है, भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सबके लोगों के भी हैं। तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को। हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है, वो सनातन रास्ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। तो वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक वीडियो उपलब्ध है। उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है, मस्जिद पार्टी, यानी कि अखिलेश यादव ने ज्यादा सीटें जीती हैं। वे मुंबई और बिहार में भी उभर कर सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बादशाह अखिलेश यादव को इस बारे में सोचना जरूरी है, उन्होंने ये भी कहा। देखिए, ये तो आप किसी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछिए ना, उनके दिल में क्या है। और मजे की बात यह है, दिल में उनके क्या है बताएं, क्या है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। मगर एक और बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी को भी ध्यान रख लेना चाहिए। भाई साहब, अब वो मजलिस जो आली जनाब है ना, वो आपसे ज्यादा सीटें ले लिए मुंबई में और बिहार में भी उभर आए हैं। तो सरताज सेकुलर सियासत अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, कहीं ब्लड इज थिकर देन वाटर ना। तो वहीं बरेली के विशारतगंज थाने क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में पुलिस ने अवैध तरीके से सामूहिक नमाज पढ़ाने पर 12 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही को बताते चले, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से लिखित अनुमति मांगी, जो वे नहीं दिखा पाए। सभी पर शांति भंग का चालान भी बनाया गया और शनिवार को उन्हें मजिस्ट्रेट से जमानत मिल गई। यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का केवल कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएसएस की। तो वहीं अंबेडकर नगर के बलरामपुर गांव में ग्राम प्रधान अमित पांडे को उनके घर के सामने कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। हमला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो वहीं फर्रुखाबाद के रहने वाले छात्र का ग्रेटर नोएडा में अपहरण का
वीडियो सामने आया जहां छात्र बस का इंतजार कर रहा है, तभी थार गाड़ी से सवार 3 बदमाश उसे जबरन ले गए। वहीं बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और हाथ बांध दिए। उन्हें छात्र के बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए और उसके दोस्तों और परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी, लेकिन मानपुरी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों से चाकू और देसी तमंचा जो है बरामद किया गया। वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि चलो मेरी वहां पर स्लीपर बस खड़ी हुई थोड़े आगे पे ही, क्योंकि दिखाई नहीं कुछ दे रहा, तो हम लोग चल दिए उसके पीछे पीछे स्लीपर बस के नाम से। फिर उसने बोला कि स्लीपर बस चली गई, मेरे पास ये कार है, मैं भी फरुखाबाद का ही रहने वाला हूँ, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। तो उसने बोला इसी बस में चले चलो, ठंड है बहुत, बेफालतू में क्यों ही वेट करोगे। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर बैठा, उसने गाड़ी खोली अपनी थार, और मैं गेट के अंदर बैठा, तो मेरा जो रूममेट था उसने मेरे को वहां पर बैग वैग रखा, लेकिन रूममेट मेरा एकदम मेरे को इशारा करा कि रहने दो, मत चलो, क्योंकि उसको स्मेल आ रही थी कि ये लोग मतलब ड्रिंक वगैरह करे हुए हैं। तो मैं उतरने की कोशिश करा, तब तक उसने एकदम गेट पूरा लॉक कर लिया, पूरी गाड़ी लॉक करी। पूरी गाड़ी लॉक करने के बाद ही जैसे ही मैंने अपने हाथ पैर चलाए कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ गाड़ी से, तो उसने मेरे से बोला कि मेरा फोन लिया। मैंने भरतपाल को 1146 पे कॉल करा हुआ, लेकिन उसने मतलब नहीं उठा पाया। लेकिन जब उसने बहुत कॉल करी तो इन लोगों ने मेरा फोन ले लिया और सिम निकाल ली सिक्योर आवाज जाके। एक व्यक्ति जो शिव नाम के हैं वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ एक थार गाड़ी आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति इनसे पहले ही इनसे संपर्क में वहाँ आके खड़ा हो गया था, इनसे बातचीत करी। उन्होंने जब बताया कि भाई मैं फर्रुखाबाद जा रहा हूँ, तो उनको अपनी बातों में लेकर उन्होंने इसको उस थार गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद जाके लगभग उसको कई जगहों पे घुमाते रहे रात भर। जो शिव है इनसे पैसे की इन्होंने डिमांड की, लगभग 5 लाख रुपए की इनसे डिमांड करी थी, जिसमें इन्होंने अपने कई साथियों के साथ और जो भी अपने पैसा था इनके खुद के अकाउंट में जो पैसे थे इन्होंने उनको लगभग 1,36,000 रुपए उन्होंने दिए। इसी दौरान उन्होंने और भी पैसों की डिमांड करी। इनको लेते हुए सिकोहाबाद, आगरा को रात भर और दिन में इसको घूमते रहे। लगभग शाम के समय ये किसनी थाना क्षेत्र में थे और तभी जो इंस्पेक्टर है थाना किसनी के, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरीके से एक अपहरण हुआ है। तो वहीं झांसी के सिपाही बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को एक नीले रंग के बक्से में महिला के शव के टुकड़े और जली हुई लाश की राख और हड्डियां मिली। मामला तब पता चला जब एक टैक्सी चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर बक्सा खोला तो अंदर महिला के शव के टुकड़े और जल चुकी लाश के अवशेष मिले। पुलिस के अनुसार हत्या करीब 1 सप्ताह पहले हुई थी। आरोपी ने शव को घर में काटकर जलाने की कोशिश की। बचे अवशेष नीले बक्से में डालकर फेंकने की योजना बनाई। एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीजें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।